Hello dear students, how are you all? As you all know that once again we are starting our online classes. So here I am with your Hindi classes for class 12. जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार फिर से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया है और हमारे देश को भी। और फिर से एक बार पढ़ने और पढ़ाने के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से ही अपना सिलेबस शुरू करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ दिन बीच में क्लासेस चली थी और हमने उसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया था कुछ सेक्शंस में। B1 और B2 के सेक्शंस में मैंने कुछ क्लासेस ली थी। B1 में शायद एक ली थी और B2 में 2-3 क्लासेस ली थी। एक बार फिर से हम लोग रूबरू हैं फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए। तो एज़ यू ऑल नो, माय नेम इज़ रश्मि and I am here to you all for teaching your class 12th Hindi. And as I have told you in some classes of 12th, I will again start the chapters, क्योंकि सारे बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है क्लास 12th के बाद 2 सेक्शंस में। और मुझे नहीं पता है कि आपके क्लासेस हो पाए हैं कि नहीं। तो एक बार हम लोग फिर से बेटा शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी चूँकि कोरोना का ख़तरा जो है वो टला नहीं है और हम सब इस महामारी से अपने को बचाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी घरों से बाहर ना निकलिए। अगर आपको निकलना ही पड़े तो आप मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और पहले तो कोशिश करिए कि घर से ना निकलिए और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से ही शुरू करिए। जब आप क्लास 11th में थे तब भी मैं आपके क्लासेस ले रही थी 2 सेक्शंस के। तब मैंने आपको एक चीज़ कही थी, आज मैं सारे बच्चों से वो चीज़ कहूँगी अगर आपको याद हो कि देखिए, जो ये सेशन गया, मतलब जो बच्चे इस साल 12th का एग्ज़ामिनेशन देंगे उनको कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से प्राप्त हुई कि जैसे सिलेबस 30% हुआ, उनके IIT के एग्ज़ाम्स की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम इस महामारी पर कंट्रोल पा जाते हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक तो आपका पूरा सिलेबस आपका आएगा और दूसरा साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी करनी होगी। तो कुछ भी कंटेंट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि आप हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स भी, सारे सब्जेक्ट जो भी ऑनलाइन वीडियोस हम आपके शुरू कर रहे हैं उनको बहुत ही मन लगा के ध्यान से पढ़िए और शुरू से पढ़िए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इसलिए कह रही हूँ, पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से। और लास्ट ईयर भी चूँकि क्लास 12th की ही क्लास मैंने ली थी तो बच्चों में पढ़ाई में एक डाउनफॉल देखा गया है, जो कि एक बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा बच्चों के भविष्य के लिए या पूरे भारत के या विश्व के भविष्य के लिए। इसलिए क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से पढ़ते हो, स्टार्टिंग में तो बच्चों को बहुत जोश था बेटा कि हमको पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है, पढ़ाना है। हम लोग भी तरह तरह के टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे वीडियो को अच्छा बनाया जाए, कैसे बच्चों को हम ऐसे पढ़ा सकें कि बच्चे पूरा समझ जाएं। तो स्टार्टिंग में ये जोश था, बहुत था, और बच्चों में भी था और बच्चे बराबर से पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों ने वीडियोस को देखने की संख्या बच्चों की कम होने लगी और जिसका खामियाजा उन्हें उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम्स में जो है वो भुगतना पड़ा और बच्चों के मार्क्स काफ़ी जो हैं वो कम आए। तो ऐसा प्री बोर्ड में काफ़ी कम आए हैं कुछ बच्चों के मार्क्स और दूसरे प्री बोर्ड में भी वो उतना उनकी स्टडीज़ क्योंकि नहीं हो पाई प्रॉपरली, जो भी रीज़न्स थे। तो और चूँकि सबसे बड़ा रीज़न उसमें एक ये था कि वो बच्चे रेगुलर नहीं थे। तो मैं आपसे इतनी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इन क्लासेस में है ना, और हम लोग बहुत जी जान लगा के पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं आपके साथ और सोचते हैं, चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत टू द पॉइंट समझ में आएँ। और चूँकि आपका बोर्ड का क्लास है, आप पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, हम सबको भी, आपके पेरेंट्स को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन को बना सकता है, संवार सकता है, संभाल सकता है, वो स्वयं आप हैं, कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि
कि आप सारे वीडियोस को लगातार देखिएगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा। मैं या कोई भी और टीचर आपको जो भी गाइडलाइंस देती हैं आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और भी आपको मैं कहूँगी कि लैंग्वेज की क्लासेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होने का मतलब है कि आप भविष्य के एक सफल व्यक्ति हैं। आपका बाकी सब्जेक्ट्स में तो कमांड होना ज़रूरी है ही, जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, लेकिन लैंग्वेज पे कमांड होना एक ऐसा गुण है आपका जो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। और मैं आपसे क्लास में भी इसके लिए कहती हूँ कि आप इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों भाषाओं पर अपना पूर्ण जो है वो प्रभुत्व स्थापित कीजिए, पूरा सीखिए उन दोनों भाषाओं को। और अब आपके लिए सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ओर थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि इस समय जितने भी एग्जामिनेशंस निकल रहे हैं, इवन इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशंस में भी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें 5 to 10 मार्क्स की हिंदी, 5 to 10 मार्क्स की इंग्लिश, 5 to 10 मार्क्स की जनरल मैथ्स, ये सब चीज़ें कंपलसरी हर सब्जेक्ट के लिए कर दी गए हैं, जिससे बच्चे को एक पूरा हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो और बच्चा आगे चल करके अपने भविष्य को और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाए और अपना नाम रोशन करे। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप न केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के, बल्कि अपने आगामी भविष्य को भी ध्यान में रख के और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो मुझे लगा कि आपको देने चाहिए मुझे। अब आइए हम लोग अपना सबसे पहले जो काम शुरू करना है हमको, वो मैं आपको सिलेबस ऑफ हिंदी बताती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी जो क्लास 12 की बुक है वो 5 भागों में विभाजित है। अब इसमें हिंदी 1 या हिंदी 2 जैसा कुछ भी नहीं रह गया। अब एक कॉमन हिंदी का पेपर होता है जिसमें कि आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है पोयम, काव्य भाग, उसके बाद आता है गद्य भाग जिसको कि आप प्रोज कहते हैं, उसके बाद है कहानियाँ, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, उसके बाद वो बहुत शॉर्ट भी नहीं होती हैं इसलिए हम उनको कहानियाँ ही कह सकते हैं। उसके बाद चौथा है खंड काव्य। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे तो उसमें पहले आपको खंड काव्य के साथ साथ नाटक भी आता था क्लास 12 में, जिसे 2 साल पहले तक जो बच्चे पढ़ रहे थे वो 11th में आधा पार्ट पढ़ते थे नाटक का और 12th में पूरा पढ़ते थे, जब से अलग अलग एग्ज़ाम होने लगे 11th और 12th के। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब बच्चों में सिलेबस में ये चेंज आया है कि अब 11th में आपको पूरा पढ़ना है एक चीज़ और 12th में दूसरी चीज़। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? फिर से मैं बता रही हूँ कि पहले आपका खंड काव्य और नाटक जो थे, नाटक था गरुड़ ध्वज, उसमें 3 अंक हैं, तो उसमें पहले बच्चे 11th में पहला अंक पढ़ते थे और 12th में द्वितीय अंक और तृतीय अंक पढ़ते थे और साथ में कंबाइंड उनका पेपर आता था। लेकिन जब सिलेबस अलग हुआ तो 3-4 साल ये चीज़ चली 11th और 12th में कि कुछ अंक और कुछ सर्ग त्यागपथी जो खंड काव्य है उसके बच्चे 11th में कंप्लीट करेंगे, उनका एग्जामिनेशन 11th में होगा और 12th में बाकी सर्ग और खंड पढ़ाए जाएंगे और पूरा एग्जामिनेशन 12th में होगा। लेकिन अब आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा या मत कंफ्यूज होइएगा एक्चुअली कि आपका जो खंड काव्य है वो अब क्लास 12th के लिए रखा गया है और नाटक गरुड़ ध्वज आपका क्लास 11th में कंप्लीट हो गया है। इज़ इट क्लियर टू यू? फिर से बता रही हूँ कि 11th में नाटक आपने पूरा पढ़ लिया है और 11th का नाटक अब 12th में नहीं आएगा और खंड काव्य इस बार आपका आएगा जो आपका चौथा पोर्शन है। और 5th पोर्शन में फिर आपकी संस्कृत की बुक है जो पहले संस्कृत परिचायिका, संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से आती थी, अब एक ही बुक हो गई है आपकी मोटी और इसी में ये 5 कंबाइंड चीज़ें आपको मिलेंगी।
अभी मैं आपको बुक लेने के लिए थोड़ा सा रुकने को कहूँगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चेंज बोर्ड के बुक्स में आए। एज हम लोगों को जो पुरानी बुक्स मिली हैं अभी, जो नए सिलेबस की एक एक कॉपी, उसमें अभी तो फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप अभी मई तक रुक जाइए और उसके बाद ही आप हिंदी की क्लास 12th की बुक्स लीजिएगा। मैं आपको मई तक रुकने के लिए और अगर कुछ इसमें चेंज होता है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, मैं रुकने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी वो आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा और उसे आप गूगल में आराम से अपने उसकी पेन ड्राइव आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं आपकी कॉपीज़ के बारे में कि आप अभी 2 कॉपीज़ आप बनाएंगे। एक आप हिंदी 1 के लिए बनाएंगे, मतलब हिंदी 1 यानी कि प्रोज और पोएम के नोट्स आप उसमें लिखेंगे, और एक आप संस्कृत ग्रामर का रजिस्टर बनाएंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? क्योंकि हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप सबकी भी होगी, कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम लोग सामने रूबरू होकर के एक दूसरे का चेहरा देख सकें, एक दूसरे से मिल सकें और सामने पढ़ाई कर सकें। तो अगर हम सामने से क्लासेस ले पाते हैं तो भी आपकी यही 2 कॉपीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा था, अगर ऑनलाइन क्लासेस ही चलते हैं, अगर ईश्वर की मर्जी है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलें, तो भी आपकी कॉपीज़ करेक्शन के लिए आपसे मंगाई जाएंगी। तो केवल लास्ट डे कॉपीज़ कंप्लीट करके, जैसा कि कुछ बच्चों ने क्लास 11th में भी किया था, वो खाना पूर्ति आपको बिल्कुल भी बेटा नहीं करनी है। अब आपका बोर्ड का क्लास है, लास्ट ईयर आपने काफ़ी रेस्ट कर लिया, और जो सबसे ज़्यादा बड़ी कमी आई है आप में, सब में, हम में, वो एक्चुअली डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हम लोगों का घर में नहीं हो पाता है। तो अब कम से कम घर में पढ़ाई के मामले में आप पूरी तरह से डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। तो आप 2 कॉपीज़ अब बनाएंगे। उसमें आपकी जो पहली कॉपी है उसमें आप, जो मैं पोएम स्टार्ट पहले करूँगी क्योंकि पोएम थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, आपका मन भी लगता है उसमें, उस पोएम को मैं पहले स्टार्ट करूँगी। तो आप पहले पोएम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रोज के चैप्टर्स पढ़ेंगे। हालांकि क्लास 12th में मैंने एक सेक्शन में प्रोज का चैप्टर शुरू किया था, लेकिन वो थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग हो, इसलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोएम। ओके, सो एंड नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बताऊंगी कि इसमें अगर आप ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बच्चे अभी हैं जो कि जिनसे आपको क्लास 12th की बुक मिल सकती है, हालांकि ऐसा मुश्किल है क्योंकि अभी उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं तो वो आपको बुक्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपके घरों में पुराने दीदी भैया की बुक्स हों या आपके घर में ही आपकी बड़ी बहन हो और आपके पास बुक्स अवेलेबल हों, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो पवन दूतिका ले रही हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगर आपके पास काफ़ी पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं मिलेगा, बल्कि 2nd या 3rd चैप्टर मिलेगा, क्योंकि पहले आपके सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी 12th क्लास में थे, और इसके बाद 3rd पोएट जो आते थे वो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, लेकिन जब सिलेबस डिवाइड हुआ 11th और 12th में, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके इसमें चले गए, फर्स्ट ईयर में चले गए, और ये दोनों जो हैं वो इसमें आ गए। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मैं क्लियर करूँगी कि लास्ट ईयर के सिलेबस में जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोनों चैप्टर आर्ट्स वाले बच्चों को फिर से पढ़ने थे। एक बात आप ध्यान दीजिए कि आर्ट्स वाले बच्चों को फिर से जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ना था। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी बुक्स के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे कि लेट अस मेक इट क्लियर कि आपकी बुक में अब क्या चैप्टर्स आते हैं क्या नहीं। तो
तो एज़ आप पहले ही वो पढ़ चुके हैं 11th में, तो मैं उनको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी। मैंने लास्ट ईयर भी क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो मैंने उनको भी, उन बच्चों को भी यही कहा था कि आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, आप उनको दोबारा खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेटा हिंदी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको कुछ दिन, 1-2 हफ्ते, जब तक आप क्लियर अपनी चीज़ों को करेंगे सिलेबस को, तब तक मैं आपको एक एक वीडियोस भेजूंगी। लेकिन उसके जल्दी ही अगर ये कंटिन्यू हुआ ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं आपको 2-2 वीडियोस ही भेजूंगी 15 to 20 मिनट्स के, क्योंकि हिंदी का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वास्ट है। 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद भी हम लोगों ने जनवरी तक क्लासेस किए हैं और जनवरी तक वीडियोस गए हैं, और उसके बाद भी 8 साइड के बच्चों को अलग से क्लासेस लेके पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग 45 मिनट्स के पूरे क्लासेस करते हैं ना। आप इसको इस तरह से समझिएगा। तो 45 मिनट्स के क्लासेस में मान लीजिए 40 मिनट्स भी, या 35 to 40 मिनट्स भी अगर एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे कि आप 15-20 मिनट का एक वीडियो देखें और 40 मिनट्स आप क्लास में आई टू आई कांटेक्ट करके और टीचर से सामने से टीचिंग करें, है ना, और पार्ट पढ़ें। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए भी मैं आपसे कहूँगी कि आप हिंदी के क्लासेस में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और बल्कि सारे क्लासेस में शुरू से रेगुलर रहिए, क्योंकि बाद में एग्जामिनेशन डिक्लेयर होने के बाद मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और फिर आपके ये सब बहाने कि मैम आप प्लेलिस्ट भेज दीजिए या वीडियोस दोबारा भेज दीजिए, PDF भेज दीजिए। बेटा हम तो आपकी सेवा करने के लिए हैं ही, आप जो कहेंगे हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एट लास्ट पढ़ना आपको है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और भी कि 12th के जो आपके 4 सेक्शंस स्कूल में चल रहे हैं, B1, B2, आर्ट्स और कॉमर्स, वो चारों सेक्शंस में ही ये वीडियो जाएंगे। तो ये चारों सेक्शंस ही मैं लूँगी, सामान्य हिंदी भी और साहित्यिक हिंदी भी। तो इसमें मैं पहले उन चैप्टर्स को लूँगी जो कि सभी बच्चों को पढ़ने हैं, क्योंकि जो आर्ट साइड के चैप्टर्स हैं वो थोड़े से कठिन हैं, और अगर बाद में भी ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होते हैं तो उनको मैं अलग से वीडियोस भेजूंगी, जिसमें कि वो साहित्यिक हिंदी के चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। कोई अंतर नहीं है साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तो आपको पता है। बस अंतर जो है वो ये है कि क्लास 12th में जो साहित्यिक हिंदी है उसमें कुछ एडिशनल चैप्टर्स हैं। तो अभी आप यूज्ड टू हो जाइए ऑनलाइन क्लासेस के, तो आप यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा रेगुलर होने के, तो उसके बाद मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अब मैं आपका चैप्टर जो फर्स्ट स्टार्ट करूंगी वो पवन दूतिका है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको डोंट वेस्ट योर टाइम भी कह दिया, और उसके बाद सिलेबस ऑफ हिंदी भी समझा दिया है, और मैं आपको नोट्स कॉपीज़ के बारे में भी बता चुकी हूँ, और चैप्टर आपको ऑनलाइन मिलेगा गूगल पे, ये भी बता चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी इन्फॉर्मेशंस मोर देन इनफ है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझा दी हैं ताकि बाद में किसी भी तरह का केओस आपके अंदर ना हो, और आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना रहें, और हम लोग स्मूथली बाय गॉड्स ग्रेस अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएं। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर पवन दूतिका, जो कि एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशंस से भरा हुआ चैप्टर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके कवि हैं, और क्लास 12 से आपकी हिंदी में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है काव्य के पोर्शन में। इसलिए भी मैं आपका कविता शुरू कर रही हूँ कि आप द्विवेदी युग की शुरुआत जो है वो बेटा क्लास 12 से हिंदी से करते हैं। द्विवेदी युग की शुरुआत करते हैं, ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, इसलिए कि इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th में, 10th में और 11th में आप लोगों ने जो कविताएं पढ़ी थी वो मोस्टली आपने भक्ति काल और रीति काल की पढ़ी थी। हालांकि कुछ कविताएं आपको आधुनिक काल की, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद की भी पढ़ाई जाती रही हैं, लेकिन क्लास 12th में जो आपकी कविताएं हैं वो पूरी तरह से आधुनिक काल की हैं, और उसमें भी द्विवेदी युग की।
और जैसा कि आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि द्विवेदी युग की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इन्होंने कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? खड़ी बोली। खड़ी बोली कौन सी भाषा है? खड़ी बोली वो भाषा है जो हम और आप साधारण तौर पे एक दूसरे से बोलते हैं, जिसे हम हिंदी कहते हैं। एक्चुअली उसे वो खड़ी बोली भाषा है जिसे हम साधारण तौर पर एक दूसरे से बोलते हैं। खड़ी बोली से कविताओं का जो प्रारंभ हुआ उसमें सबसे अच्छा ये रहा कि इन कविताओं को समझने में, इन कविताओं को जानने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जनरली उन्हीं शब्दों का प्रयोग है जो हम और आप बोलते हैं। और विशेषतया इस पोएम में जब आप इस कविता को प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें खड़ी बोली और बहुत ही सरल और सहज और सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो मुख्य विशेषता है द्विवेदी युग की, कि द्विवेदी युग की ये बहुत ख़ास बात है कि द्विवेदी युग में उपेक्षित पात्रों का वर्णन है। उपेक्षित पात्र मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति के, माइंड इट, नॉट हिंदी साहित्य के इतिहास के, बल्कि भारतीय संस्कृति के उपेक्षित पात्र हैं। उन पात्रों को ये कवि सामने लेकर के आए हैं और उन पात्रों के बारे में इन्होंने काफ़ी नए ढंग से, काफ़ी नए विचारों से और काफ़ी नए तरीकों से उसका वर्णन किया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। उपेक्षित पात्र, चलिए पहले हम रामचरितमानस से लेते हैं। जैसे रामचरितमानस में आप देखते हैं कि श्री राम का बहुत वर्णन है, सीता जी का वर्णन है, लक्ष्मण का भी वर्णन है, लेकिन उर्मिला का वर्णन उसमें कम है ना। उर्मिला के बारे में उसमें कम बताया गया, या कैकेयी के बारे में, जिस कैकेयी के कारण इतनी बड़ी रामचरितमानस की कथा लिख दी गई, राम कथा हो गई, राम जो है वो श्री राम बन गए, श्री राम कथा का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। उस कैकेयी का वर्णन ना वाल्मीकि रामायण में बहुत ज़्यादा है और ना ही श्री रामचरितमानस में है। लेकिन द्विवेदी युग की कवियों ने इन उपेक्षित पात्रों पर जो कार्य किया है और इन उपेक्षित पात्रों के मन में क्या हुआ होगा, जैसे अगर ये चैप्टर भी, नेक्स्ट चैप्टर यही है आपका, इसलिए भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया कि जैसे अगर रामचरितमानस में या श्री राम कथा में कहीं की कोई भी भाषा की रामायण में अगर हम ये जानते हैं और अगर हम ये सुनते हैं बेटा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा कैकेयी जी ने और भरत को राजगद्दी मांगी, तो उसके बाद सभी के मन में क्या उथल पुथल हुई, रानी कौशल्या के मन में क्या उथल पुथल हुई, दशरथ के मन में क्या उथल पुथल हुई, और लक्ष्मण ने क्या सोचा, श्री राम ने क्या सोचा, सीता जी ने क्या सोचा, इन सब का वर्णन है श्री रामचरितमानस में। लेकिन कैकेयी को क्या हुआ, मतलब वो कैकेयी के मन में क्या बीती, कि कैकेयी ने श्री रामचरितमानस के हिसाब से या श्री राम कथा के अनुसार भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में जो चीज़ें हुई कि श्री राम को वन भेजना कितना मुश्किल था अयोध्या वासियों के लिए, दशरथ जी के लिए, कौशल्या और सुमित्रा के लिए, सुमंत्र के लिए, सीता जी के लिए, अन्य रानियों के लिए, अन्य अयोध्या वासियों के लिए, और उसके बाद इतना वो मुश्किल हो गया कि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी भी है चूँकि 11th में, इसलिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि भरत के मन की क्या स्थिति थी, सबके मनों की स्थिति का वर्णन उसमें है। लेकिन कैकेयी पर क्या बीती कि जब कैकेयी को भी, कैकेयी के पति जो श्री दशरथ थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद कैकेयी को जिस धिक्कार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कैकेयी के मन में क्या था, इसका वर्णन नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत साहित्य लिखा गया, बहुत ज़्यादा बातें करी गई, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा का क्या हुआ। जब गौतम बुद्ध चले जाते हैं अपना राजपाट छोड़ करके और वन में और ईश्वर के बारे में जानने, सत्य के बारे में जानने, तो उनके पीछे से यशोधरा ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। भारतीय साहित्य में किसी भी भाषा में या हिंदी साहित्य में भी कवियों ने उनके बारे में वर्णन नहीं किया। इसी तरह से एक हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण नायिका हैं हमारे हिंदी या हिंदू संस्कृति की या भारतीय संस्कृति की या हिंदी साहित्य की, राधा, उनके बारे में वर्णन नहीं हुआ।
श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत वर्णन हुआ, लेकिन राधा की क्या मनोदशा है। श्री कृष्ण के जाने पर बाकियों का वर्णन है, लेकिन राधा क्या सोच रही हैं, स्पेशली राधा। सूरदास भी गोपियों की बात बहुत ज़्यादा करते, लेकिन राधा क्या सोच रही हैं उसका वर्णन कम हुआ। तो ये हैं हमारे हिंदी साहित्य के या आप भारतीय संस्कृति के उपेक्षित पात्र इनको कह सकते हैं। ऐसे पात्र जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरीज में मेन कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन मेन कैरेक्टर्स को अवॉइड कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया, और उनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं या ज़्यादा बातें या ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी गई। तो द्विवेदी युग इन पात्रों को सामने लाता है। And you are very lucky to learn all these things and to know all these things, because we should know our culture, our what is in our culture, हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि सभी पात्रों से हम कुछ ना कुछ अपने इतिहास से सीखते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई द्विवेदी युग की विशेषताएं की। एक तो उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, और दूसरा श्री रामचरितमानस का प्रयोग किया गया। तीसरा ये भी बताऊंगी कि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज सरल और सुलभ भाषा है, बहुत ही कर्णप्रिय भाषा है। आप जब मैं अभी पोयम पढ़ूंगी तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पोयम, इसीलिए मैं पोयम से स्टार्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इट विल बी क्वाइट ईजी ऑल्सो टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद सरल भाषा होते हुए भी अलंकार युक्त भाषा है, अलंकारों से भरी हुई भाषा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समझने और सीखने के लिए सरल सुलभ खड़ी बोली ये है। ठीक है, और ये विशेषताएं जो द्विवेदी युग की हैं ये मैंने आपको दो रीजंस से बताई हैं। एक तो आपको चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अब जो दो चैप्टर्स आपके चलेंगे वो द्विवेदी युग के ही हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्टार्टिंग में आपका 10 मार्क्स का इतिहास आता है, जिससे आप बहुत भागते हैं, जो आपको बहुत कठिन लगता है, उन इतिहास के क्वेश्चंस में भी आपको ये बातें बहुत काम आएंगी, क्योंकि उन इतिहास के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है जैसे आपसे कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग की दो विशेषताएं आप बताइए, तो आपको वो दो विशेषताएं द्विवेदी युग की बतानी होंगी। उसके अलावा आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में किस भाषा का प्रयोग हुआ है काव्य में, या काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किस युग से प्रारंभ हुआ, या आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्री प्रवास है, जो चैप्टर हम आपका अभी शुरू करेंगे वो प्री प्रवास से ही लिया गया है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है हिंदी का वो कौन सा है, तो वो आपका प्री प्रवास है। किसके द्वारा रचित है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। कुछ और भी बन सकते हैं कि मुख्य नायिका कौन है, या मुख्यतः प्रेम प्रवास में किसका वर्णन है, तो श्री कृष्ण और राधा का वर्णन। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। मैं इसी वीडियो से आपका थोड़ा सा चैप्टर भी शुरू करूंगी। हालांकि अभी तक भी जो बातें हमने की हैं वो एक तरह से मैंने आपको इतिहास के क्वेश्चंस बताए हैं। इस वीडियो को आप कृपया दोबारा देखिए, और जो भी बातें मैंने आपको ऐसी बताई हैं, जो आपके बातें तो सारी ही वो बताई हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप शुरू से उस पर ध्यान देंगे तो नो डाउट आपके बोर्ड से बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि पूरी तरह से नोट करने वाले हैं। तो काइंडली मेक 2 रजिस्टर्स फॉर योरसेल्फ, एंड इन फर्स्ट रजिस्टर यू विल राइट योर दीज थिंग्स व्हाट एवर आई विल टीच यू। और जो नोट्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताऊंगी, तो उन वीडियोस को आप दोबारा देखेंगे और साथ में आप लिखते चलेंगे। जिन बच्चों ने भी मुझसे पढ़ा है वो ये काम करते हैं, वो जानते हैं। 11th के 2 सेक्शंस मैंने लिए हैं। अभी जब आपके ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए थे, तब भी मैं आपको हमेशा कहती थी कि केवल सुनिए मत बेटा, लिखिए, क्योंकि आपकी लिखने की आदत छूट रही है। और प्लीज़ आप हिंदी तो ज़रूर लिखिए। आप सारे सब्जेक्ट लिखिए, लेकिन हिंदी ज़रूर लिखिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो इंग्लिश में ही सारा लिख रहे हैं। और लास्ट ईयर चूंकि क्लासेस नहीं चले हैं, तो आपकी हिंदी लिखने की प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो रही है ना। हम लोग भी जब काफ़ी दिनों बाद लिखने लगे तो हम लोगों को खुद ही अटपटा लग रहा था, क्योंकि स्कूल काफ़ी दिन बंद थे।
ठीक है। तो जब हम लोग बड़े हैं, हम लोगों को थोड़ा सा लिखने में मेहनत करनी पड़ी, तो आप तो बच्चे हैं और बोर्ड एग्जाम आपका बेटा 3 आवर्स का ही होगा। आपको पता है कि आपने अभी एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो जो नोट्स आपको रोज़ के रोज़ पढ़ाए जाएं, तो और मैं आपको हिंदी का जो भी आपके ग्रामर का पोर्शन है या जो भी आपकी कठिन व्याख्याएं हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन पूरे पूरे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि आई विल नॉट गिव यू स्पून फीडिंग एज यू ऑल नो मी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखें और आप लिखें, और जब आप साथ में लिखेंगे, देख के लिखेंगे, किताब को सामने रख के लिखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उसको। फिर अगर आप ध्यान से 2 बार वीडियो देख लीजिए और लिख लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन के बाद 2 बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको फिर उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ मैं आज आपका इसको स्टार्ट कर रही हूँ। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख श्रीमती उससे राधिका यूं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये श्री राधा जो हैं, श्रीमती राधिका जो हैं, वो अपने कक्ष में बैठी हुई हैं और वो पवन को अपना माध्यम बनाती हैं। इस पोयम में पवन दूतिका, जैसा कि नाम से ही है कि पवन दूत के रूप में पवन का वो प्रयोग करती हैं और अपने श्री कृष्ण से अपने मन के विचारों को, अपने मन का हाल, अपने दिल का हाल बताने के लिए इस पोयम को लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। ठीक है, खिन्ना मतलब खिन्न अवस्था में, दुखी अवस्था में। यक मतलब एक। ठीक है, एक दिन गेह में थी अकेली, गेह मतलब घर। फिर से बता रही हूँ, बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गेह मतलब घर, अकेली मतलब अकेले बैठ करके। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग मतलब होता है आंखें, आके मतलब आकर, आंसू मतलब आंख से आंसू, युगल मतलब दोनों, दोनों आंखों से उनके आंसू जो हैं वो गिर रहे थे धरा को भिगोते, और पृथ्वी को भिगा रहे थे, भूमि को भिगा रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे इस सदन में, इस सदन मतलब जिस सदन में राधिका बैठी हुई थी, उस सदन में पुष्प सदगंध को ले। पुष्प मतलब फूल, सदगंध मतलब अच्छी खुशबू को, फूलों से भरी खुशबू को लेकर के धीरे से पवन आई, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी काल, इसी अर्थात उसी समय, काल मतलब समय, प्रातः वाली सुबह के समय, सुबह इसका मतलब है कि सुबह का समय था। वातायन मतलब वातायन मतलब होता है रोशनदान। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जिस समय, अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ। खिन्ना मतलब होता है उदास, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गेह अर्थात घर। अकेली बैठी हुई थी श्रीमती राधिका, और उनकी आंखों से आंसू जो थे वो दोनों युगल, उनकी दोनों दृग युगल, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो पृथ्वी को और उनके कपड़ों को भिगो रहे थे। उसी समय ऐसे ही प्रातः काल में, या ऐसे ही समय प्रातः काल की पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर के उनके सामने आई, अर्थात उनको महसूस हुआ कि वातायनों से, रोशनदानों से, और जो है वो हवा जो है वो खिड़की और झरोखों से आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज बहुत बातचीत हो गई, और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब